हेलो स्टूडेंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स सीए इंटर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हमारे एग्जाम में इसकी वेटेज है कम से कम 6 नंबर, मैक्सिमम 10 नंबर की। तो इसके ऊपर मैं आपको देने जा रहा हूं फास्ट हैंड रिटन रिवीजन। ऑब्वियसली यूटिलिटी उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो फास्ट का मतलब है एक एक चीज की बात करूंगा, लेकिन 1-1.5 पेज के अंदर, लगभग कोशिश करूंगा 1 पेज के अंदर पूरा का पूरा आपको लिखवा दूं, ताकि कभी भी आपने फ्यूचर में रिवाइज करना हो बड़े प्यार से आप इस पेज से कर सकते हैं। देखिए, पहली बात, हम इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं? इंटरप्रिटेशन करने का लॉजिक बड़ा ही क्लियर है कि भाई पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, दो या दो से ज्यादा मीनिंग, जो भी लॉ में वर्ड्स दे रखे हैं, एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनके मीनिंग ज्यादा निकल रहे हैं, गड़बड़ है कुछ। देखिए, हम लॉ में 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक चीज को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किस चीज की? लॉ की। तो इंटरप्रिटेशन क्या चीज है? कला है, आर्ट है। किस चीज की आर्ट है ये? फाइंडिंग आउट, कि हमें पता चल सके ट्रू एंड सेंसिबल मीनिंग, एक सही मीनिंग पता चल सके जो कि ऑथर ने, जिसने लॉ लिखा, इंटेंडेड, जो उसकी मंशा थी। तो ये कला है, उसका सही मीनिंग हम निकाल सकें, इसे कहते हैं हम इंटरप्रिटेशन। जबकि कंस्ट्रक्शन क्या है? ये थोड़ा डीप में चला जाता है। ये है एक तरह से कंक्लूजन, मतलब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लॉ की स्पिरिट आपकी अच्छी है, लेकिन आप बियॉन्ड टेक्स्ट में जा रहे हो, मतलब जो शब्द लॉ में लिखे हैं उसके आगे आप जा रहे हैं। कोर्ट का देखिए रोल ये रहता है, कोर्ट जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है उसको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होता है प्लेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि कोर्ट को जब डिसीजन देना है, जो शब्दों का सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है बस वहीं तक अपने आप को उन्हें सीमित रखना होता है। लेकिन जब मीनिंग प्लेन नहीं है तब आपको क्या करनी पड़ती है? उसकी कंस्ट्रक्शन, ताकि इंसाफ दिया जा सके। तो इंटरप्रिटेशन हम इसलिए करते हैं, उसकी जरूरत इसलिए है, आप इसे नीड कहें या इंपॉर्टेंस कहें इंटरप्रिटेशन की। तो एक कोड की से बता रहा हूं, मिशन इम्पॉसिबल, MI मिशन इम्पॉसिबल, 4 पॉइंट यहां मैंने बना दिए हैं। तो M से है, इंटरप्रिटेशन इसलिए करते हैं, जैसे मैंने कहा, मैनीफोल्ड सिचुएशंस। लॉ है, बना है, तो उसके पीछे कुछ हालात होते हैं, उसके पीछे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, सराउंडिंग्स हैं। तो हमें जिस हालातों में लॉ बना है उसको समझते हुए उसकी इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। आई से है इम्परफेक्ट लैंग्वेज। देखिए, लॉ हम पढ़ते हैं किस में? इंग्लिश में। इंग्लिश की एक समस्या है, ये एक लैंग्वेज मैथ्स की तरह नहीं है। यहां पे मैथमेटिकल प्रिसिशन, जैसे मैथ्स में 2+2 हमेशा 4 होता है, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। यह समस्या है। एक ही वर्ड के कई मतलब हैं, या एक ही चीज के कई वर्ड्स हैं। सॉरी, पार्डन, अपॉलॉजी, राइट? या हम कह देते हैं फ्लोर, इसका मतलब क्या? हम फर्श की बात कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है फ्लोर, तो क्या फूल की बात कर रहे हैं? फ्लावर, राइट? इस तरह से प्रोनाउंसिएशन में फर्क। या हम फ्लोर आटे को भी बोलते हैं। तो हर चीजों में यहां दिक्कत है। एम से है अगेन आपका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, कि एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन है। उसकी वजह क्या है? लॉ में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं
जिसके ऊपर हम जिक्र करेंगे इसी लेक्चर में लेटर ऑन। जैसे कह लीजिए कई जगह वर्ड आ जाता है प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड टू द कॉन्ट्रेरी कह लीजिए, कंटेन इन एक्ट कह लीजिए, विदाउट प्रेजुडिस, सब्जेक्ट टू, पता नहीं ऐसे से दुनिया भर के शब्द हैं। तो उनसे पूरी की पूरी सिचुएशन ही बदल जाती है। आई से है इंटेंशन, किसकी? लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट। उनकी इंटेंशन क्या है उस लॉ बनाने के पीछे, तो उसे आप समझिए, इसलिए इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। देन इस चैप्टर में हमारे मेन जो क्वेश्चन बनते हैं, उससे पहले देखिए इंटरप्रिटेशन की बात करी है, लेकिन उससे पहले स्टैट्यूट भी जान लीजिए। ये क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब एक वर्ड में कंप्लीट करें तो लॉ है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैट्यूट वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां वर्ड लॉ इस्तेमाल हुआ, लेकिन पता यही होना चाहिए इसका मतलब सिंपल भाषा में लॉ है। लॉ कैसे पढ़ा जाता है? आप एक्ट पढ़ें, उसके साथ उससे संबंधित रूल्स पढ़ें, रेगुलेशंस पढ़ें, टाइम टू टाइम सर्कुलर आते रहते हैं, ये स्मॉल ऑडियंस के लिए होते हैं, वो पढ़ें, नोटिफिकेशन जो कि लार्ज ऑडियंस के लिए हैं ये पढ़ें, बायलॉज कह लीजिए, प्लस ऑर्डिनेंस, जिसका मतलब होता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ये एक टेम्परेरी लॉ हम इसे कह देते हैं, फॉर द टाइम बिंग लॉ है, जब तक सरकार इसके ऊपर लॉ ना बनाए। बेसिकली ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ है, ये 6 महीने के अंदर अंदर आपको इससे रिलेटेड पार्लियामेंट का सेशन बुलाना होता है, वरना ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा और ये टेम्परेरी लॉ विल कम टू एन एंड। साथ में एक चीज और, ऑर्डर्स जो इश्यू होते हैं, ये सारी की सारी चीजें मिला के एक लॉ बनाती है। तो सिंपल वर्ड है, ये क्या है? एक रिटन विल है जो लॉ बनाया। किसने बनाया? लेजिस्लेचर, राइटिंग। तो इससे रिलेटेड देखिए 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो ये है, डांस इंडिया डांस, डी से डॉक्यूमेंट, आई से एक वर्ड आता है इंस्ट्रूमेंट, एंड डी से ही रिलेटेड इसे हम कहते हैं डीड। 3 वर्ड हैं, रिटर्न में है तीनों के तीनों। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे कोर्स में यहां 2 डेफिनेशन दे रखी हैं। एक इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक, ये 1872 का एक्ट है। नंबर 2 जनरल क्लॉजेज एक्ट जो हमारे कोर्स में भी है, उसके मुताबिक। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, ये सेक्शन 3 के अंदर है, ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 18 में है। ये यहां पे डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होती है, यहां स्टार्ट होती है एंड इंक्लूड्स से। बाकी दोनों डेफिनेशन दोनों में ही सेम है। एक कोड की से हम लिखेंगे इसे, दैट इज मिस एंड मिस्टर। एम से क्या है? डॉक्यूमेंट, एक मैटर है। तो मैटर आपने क्या किया है? आपने एक्सप्रेस किया है, या यूं कह लीजिए डिस्क्राइब किया है। किसके ऊपर किया है? ऑब्वियसली अपॉन, किसी ना किसी चीज के ऊपर, इसे हम कहते हैं इससे सब्सटेंस। अब आपने एक्सप्रेस किया है, कैसे किया है? बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, भाई तरीका क्या है? लेटर, फिगर, मार्क्स, किसी भी तरीके से। और पर्पस क्या है? जब आप कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, आपने क्या करना है? उस मैटर को रिकॉर्ड करना है। तो पर्पस है आपका रिकॉर्ड करना है। इस तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर ये बनते हैं 4 एलिमेंट्स। भाई 4 इसके अंदर क्या है? तत्व है। देखिए जो पहला है वो मैटर ही बताया गया है। सेकंड रिकॉर्ड, अगर नंबरिंग लेके चलें एलिमेंट्स के हिसाब से। तीसरा है आपका सब्सटेंस एंड चौथा है मीन्स। तो जैसे हम कहें, हमने कहा डॉक्यूमेंट है,
तो अगर आपने किसी को मान लीजिए क्या लिखा, लव लेटर, ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी डेफिनेशन दी गई है। ये दी गई है अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 और उसके सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 14 में, और डेफिनेशन स्टार्ट होती है वर्ड इंक्लूड से। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक्सटेंसिव है। तो कहता इंस्ट्रूमेंट क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिससे आप क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे आप कोई राइट कहीं या लायबिलिटी, राइट या आप लायबिलिटी, एक कोड की से लिखूंगा, चला तीर, ये कर रहे हैं। सी से आप राइट या लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, टी से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ई से आप एक्सटेंड कर रहे हैं, ई से आप खत्म कर रहे हैं जिसे हम कहेंगे एक्सटिंग्विश, या आर से आप उसे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इधर लव लेटर था, तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल होता है, फॉर्मल इन नेचर होता है, लीगल होता है। जैसे आपने शादी कर ली तो उसका क्या ले लिया आपने, एक सर्टिफिकेट ले लिया। डीड की यहां पे कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ये हम बता रहे हैं एज पर लीगल ग्लॉसरी, जिसका मतलब है एक ब्रीफ डिक्शनरी लीगल टर्म्स के ऊपर। तो जो कि ये कहती है कि भाई डीड भी क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट हमेशा किस में होते हैं, राइटिंग में। और इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, एक लीगल डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब वही है जो हमने इंस्ट्रूमेंट में लिखा, एक राइट या ऑब्लिगेशन ही क्या करता है, क्रिएट करता है। देखिए नॉर्मल जीवन में हम बहुत सारी डीड बनाते हैं, जैसे शादी से पहले आप बना सकते हैं प्रीनप एग्रीमेंट, इसका मतलब है अगर डिवोर्स हो गया तो सेटलमेंट कैसे होगी, या सिंपल कह लीजिए लीज डीड वगैरह, रेंट डीड, पार्टनरशिप डीड। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं कि एक डीड की इंटरप्रिटेशन कैसे करी जाए, डीड की कहें या डॉक्यूमेंट की कहें, कि इंटरप्रिटेशन कैसे की जाए। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कोड की, यू आर इन पीजी OIC, इस तरह की कोड की। यू से है यूनिफॉर्मिटी। देखिए डीड में बहुत सारे वर्ड्स बार बार आते हैं, तो आपने उनका क्या लेना है, सेम मीनिंग लेके चलना है। आप जब भी इंटरप्रिटेशन करें कैसे करें, रीजनेबल मैन पॉइंट ऑफ व्यू, एक रीजनेबल आदमी की निगाह से करें। पी से अगर आपने एक बार इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर ली है, पास्ट इंटरप्रिटेशन, तो आप उसे क्या करेंगे, फॉलो करते ही जाएंगे। जी से हमेशा जो गोल्डन रूल होता है वो होता है इंटेंशन पार्टीज की। ओ से अदर जो डीड्स हैं आप उनको कोई वेटेज नहीं देंगे अपनी डीड की इंटरप्रिटेशन में। आई से अगर डीड के अंदर कोई एक वन इनवैलिड क्लॉज आ जाती है तो आप उसको इग्नोर कर दें, कहने का मतलब है डीड उससे क्या नहीं होगी, वॉइड नहीं होगी। सी से इंटरप्रिटेशन में ध्यान रखें, कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। सो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म हमें फॉलो करना होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो दो क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर में बनते हैं, उनमें से पहला प्रश्न जो बनता है इसको हम कहते हैं एड्स टू इंटरप्रिटेशन, कि इंटरप्रिटेशन करने में हम हेल्प कहां से ले सकते हैं। देखिए दो तरीके हैं, या एक्सटर्नल, इसका मतलब है लॉ बुक से बाहर जाके हेल्प ले रहे हैं, और पहला है इंटरनल। तो इंटरनल है विद इन द एक्ट कहें या लॉ बुक से हम हेल्प ले रहे हैं। तो दोनों को याद करवाने की मेरी कोड की है। एक्सटर्नल में कोड की का नाम है फुल एचडी, और इंटरनल में कोड की है सच्चा प्यार मेरा मर गया डाई। क्या करेंगे, पीपी टकीला ही टकीला। इस तरह से कोड की का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल की।
तो इंटरनल में हमारा पहला पॉइंट बनेगा एस से रिलेटेड। तो देखिए, जब इंटरनल एड्स की हम हेल्प ले रहे हैं तो उसमें एक चीज पक्का याद रखें, हम एक्ट से हेल्प ले रहे हैं तो इसलिए टू रीड जो स्टैट्यूट है एज अ होल, ये नहीं कि उसका एक हिस्सा अगर आप पढ़ेंगे तो हेल्प मिलेगी, नहीं, उसे आप पूरा ही पढ़ के चलें। कहने का मतलब है उसकी सारी की सारी प्रोविजंस को क्या करें, हार्मोनाइज करें, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट आप करें, एक एक चीज को मिला के लेके चलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और देखिए, जब हम हेल्प ले रहे हैं वो बहुत ही क्लियर चीज है। हेल्प क्यों ले रहे हैं? एम्बिग्विटी है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम हेल्प ले रहे हैं। और इंटरनल का मतलब ही है कहां से ले रहे हैं, विद इन द एक्ट ही ले रहे हैं, कहीं बाहर हम नहीं जा रहे। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है जो हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला हमारा आ गया इससे पॉइंट स्केड्यूल। स्केड्यूल क्या होता है? देखिए, स्केड्यूल जो होते हैं ये हमेशा एक्ट के एंड में होते हैं, ये अनेक्स्ड होते हैं या कह लीजिए अटैच्ड होते हैं एट द एंड ऑफ द एक्ट। और ये हमेशा एक पार्ट है, क्योंकि इंटरनल एड है तो पार्ट ऑफ स्टैट्यूट है, ये नहीं कि हम स्टैट्यूट से बाहर लेके चले हैं। तो इसलिए हमेशा सेक्शन एंड शेड्यूल इन दोनों को क्या करके चले, इनका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, HC, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट करना। लेकिन अगर कोई इनकंसिस्टेंसी होगी, मतलब सेक्शन कुछ और कह रहा है और शेड्यूल कुछ और कह रहा है, तो हमेशा याद रखें एक्ट हमेशा सुप्रीम होता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। तो अगर इनकंसिस्टेंसी है तो किसकी चलेगी, सेक्शन कहें या प्रोविजन कहें, वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, मतलब शेड्यूल उससे ऊपर जा नहीं सकता। उदाहरण की बात करें तो देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 में हम पढ़ते हैं कितने, 7 शेड्यूल उसके अंदर स्टडी करते हैं, जैसे शेड्यूल नंबर 1 मेमोरेंडम के ऊपर, जिसके ऊपर हम सेक्शन नंबर 4 कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं। पी से वेरी इंपॉर्टेंट प्रियम्बल। जब भी आप एक पढ़ना स्टार्ट करेंगे उससे पहले 2-4 लाइनें लिखी होती हैं, उसे हम कहते हैं प्रीफेस, या यूं कह सकते हैं वो एक तरह से बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो एक फिलॉसफी है, वो एक रीजन है, वो ऑब्जेक्ट है कि ये एक्ट आपने क्यों बनाया है। जैसे इस पे बहुत बढ़िया अगर उदाहरण दें तो ये है हमारे देश का हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। इसमें एक बहुत बढ़िया केस हुआ, केस का नाम था गुली पॉली शौर्य राज वर्सेस बंदारू पावानी। इस केस में कोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए 2 चीजों के ऊपर देखा। देखिए, एक्ट में से उठाया गया सेक्शन नंबर 5, लेकिन वहां एम्बिग्विटी थी, इसलिए किसे देखिए रेफर किया गया, प्रियम्बल को। तो सेक्शन 5 ये कहता है, उसमें एक समस्या आ गई कि जो मैरिज है, कहता मे बी, ये मे बी वर्ड से दिक्कत आ गई कि आप मैरिज हो सकती है, मे बी का मतलब है जरूरी नहीं है, मे ऑप्शन है कि आप ये सॉल्वनाइज कर सकते हैं किसमें, बिटवीन हिंदूज, H फॉर हिंदूज। तो मे बी वर्ड से इंटरप्रिटेशन का इश्यू हुआ। तो क्योंकि इस केस के अंदर देखिए शादी किसके बीच में होगी, ये शादी होगी क्रिश्चियन एंड हिंदू के बीच में, तो क्या इसे वैलिड मानना चाहिए, क्योंकि यहां वर्ड में भी लिखा है, लेकिन प्रियम्बल में लिखा था। ये एक्ट बना है किस लिए बना है, ये एक्ट बना है टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब है कंबाइन किया जाए, एंड अमेंड व्हाट लॉ, किससे रिलेटेड, अमंग हिंदूज। यह वर्ड ले सकते हैं कोडिफाई, जिसका मतलब है सेक्शन वाइज लिखा जाए, अमंग हिंदूज। तो डैट मीन्स यहां क्लियरली लिखा है अमंग हिंदूज, इसलिए हम कहेंगे ये जो शादी है ये क्या है, ये शादी वॉइड है। तो ये हो गया सच्चा प्यार। अब आ गया एम से मेरा। एम से रिलेटेड है मार्जिनल नोट, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब मार्जिनल नोट से रिलेटेड देखिए यहां पे 2 व्यूज हैं कि क्या इससे हम हेल्प लें या ना लें। तो इसके ऊपर एक केस बना, CIT वर्सेस अहमद भाई, CIT वर्सेस अहमद भाई एंड उमर भाई एंड कंपनी। इस केस में कोर्ट ने कहा
कि पहली बात तो यह है कि जहां तक किसी एक्ट का सवाल है या हमारे देश के संविधान का सवाल है, दोनों को हम अलग अलग रेलिवेंस देंगे। जहां तक एक्ट का सवाल है तो मार्जिनल नोट इन्होंने कहा नॉट टू बी यूज्ड, आप ना रेफर करें, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा टू बी यूज्ड, आप रेफर कर सकते हैं। अब प्रश्न है मार्जिनल नोट्स क्या होता है? मार्जिनल नोट होता है समरीज, ब्रीफिंग। तो ये एक समरीज है जो कि कहां मिलती हैं? एट साइड ऑफ सेक्शन कहें या ग्रुप ऑफ सेक्शंस के लिए, कुछ सेक्शंस की एक समरी बना दी जाती है। किस लिए समरी बनाते हैं? समरी का मतलब ये होता है टू सम अप। अब समस्या क्या है? ये जो समरी है ये इंसर्ट की जाती है आफ्टर पासिंग ऑफ एक्ट। तो दैट मीन्स जब आपने एक्ट बनाया था, बनाते समय ये एक्ट का हिस्सा नहीं थी, इसलिए इस केस में कहा गया कि आप इसको रेफर ना करें, क्योंकि बनाते समय ये एक्ट का पार्ट नहीं था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमारी नेक्स्ट कोड की है, डी से रिलेटेड डेफिनेशंस। देखिए, जहां तक डेफिनेशंस का सवाल है, ये हमारा इंटरनल एड में पॉइंट नंबर 4 है। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? ये स्पेशल टर्म्स होती हैं, और स्पेशल टर्म्स होती हैं हर एक एक्ट से रिलेटेड। तो ये कहां दे रखी होती है? बिगिनिंग में होती हैं, ताकि पहले आप इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ लें, ताकि एक्ट पढ़ने में आपको दिक्कत ना आए। बिगिनिंग में लिखने का फायदा ये भी है, आप अवॉइड कर पाएंगे रेपिटेशन को, जिसका मतलब हो गया बार बार ये टर्म्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है अलग अलग प्रोविजन में। नॉर्मली आप देखते हैं सेक्शन 2 के अंदर दे रखी होती हैं। और जब भी आपको कोई डेफिनेशन बताई गई है तो अलोन, मतलब डेफिनेशन अलोन ही आपने क्या करनी है? रेफर करनी है, कहीं और से आपने मीनिंग नहीं लेना है। अब डेफिनेशन की आगे आ जाती हैं, इसके अंदर देखिए टाइप्स। डेफिनेशन बताई गई हैं 3 तरह की, रादर मैं तो इसे कह दूंगा एक तरह की, आप 4 तरह की भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है रिस्ट्रिक्टिव, एंड एक्सटेंसिव। इसको एक ही बताया गया है, रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव। ये है पहले इसी को लिखते हैं। देखिए, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, कहने का मतलब है कंप्लीट है, तो जो लिखा है बस उतने तक ही अपने आप को सीमित रखना है। और एक्सटेंसिव का मतलब है आप इसको इनलार्ज कर सकते हैं। ऐसी डेफिनेशन को हम एक नाम और देते हैं, हम इसे कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। अब रिस्ट्रिक्टिव कब होती हैं? देखिए, अगर वर्ड्स ये इस्तेमाल किए गए हैं, तीनों में कॉमन फैक्टर ये है कि ये वो डेफिनेशन है जो किससे स्टार्ट होती है? मीन्स से, या मीन्स के साथ वर्ड क्या लिखा है? एंड इंक्लूड्स, या क्या लिखा है? मीन्स एंड इंक्लूड्स बट डज नॉट इंक्लूड। जबकि एक्सटेंसिव डेफिनेशन किससे स्टार्ट होती है? इंक्लूड्स वर्ड से स्टार्ट होती है, जिसका मतलब है जो लिखा है वो तो है ही, इसके अलावा आप कुछ और भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे पहली बात, मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो कंपनीज एक्ट में आप दुनिया भर के पढ़ेंगे। जैसे यहां कंपनीज एक्ट में आप 220 के अंदर कंपनी के डेफिनेशन पढ़ते हैं, और मीन्स एंड इंक्लूड के अंदर देखिए 284 के अंदर आप शेयर्स की पढ़ते हैं, और डज नॉट इंक्लूड में आप 26 में एसोसिएट कंपनी कह लीजिए। इंक्लूड्स के ऊपर बढ़िया डेफिनेशन आती है कंपनीज एक्ट में। देखिए 212 बुक एंड पेपर, 213 बुक ऑफ अकाउंट्स, 236 डॉक्यूमेंट के ऊपर भी है। लेकिन हम अलग से यहां पे 2 एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में अदर देन कंपनीज एक्ट ये बताए हैं। एक है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जो हमने पहले भी लिखा, इंडियन स्टैंप एक्ट के ऊपर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि डेफिनेशन दे रखी है वर्ड पर्सन की, और ये पर्सन की डेफिनेशन है इंक्लूसिव, इंक्लूड से है। तो क्वेश्चन, क्या कंपनी इसका हिस्सा हो जाएगी? डेफिनेटली। तो हम कहेंगे कैन इंक्लूड, आप इंक्लूड कर सकते हैं इस डेफिनेशन के अंदर कंपनी को भी। और स्टैंप एक्ट लगता है जब सरकार आपसे एक ड्यूटी लेती है, एक टैक्स लेती है, राइट। तो स्टैंप एक्ट से रिलेटेड यहां एक डेफिनेशन है लीज की। तो कहते हैं जो लीज की डेफिनेशन है
उसके अंदर आप क्या लेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन लेंगे जिसके ऊपर क्या लगनी है, स्टैंप ड्यूटी लगनी है, लेकिन नहीं लेंगे बट नॉट। देखिए लीज की डेफिनेशन किसी और एक्ट में भी, तो किसी और एक्ट की डेफिनेशन इसके अंदर नहीं आएगी। एज पर हमारे देश का एक और कानून ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882, उसकी डेफिनेशन आप इसके अंदर लेके नहीं चलेंगे। देन सेकेंड डेफिनेशन जो बताई गई है दैट इज, इसे हम कहते हैं एम्बिगुअस डेफिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि डेफिनेशन क्या है, मीनिंग उसका सही नहीं है। तो नॉर्मली कोई भी कहेगा ऐसी डेफिनेशन को आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें। लेकिन ध्यान रहे आप इससे डेड लेटर ना बना के चलें, इसको डेड ना करें, इसे इग्नोर ना करें, रादर इसका इंटरप्रिटेशन करें किसके साथ, इन लाइट ऑफ प्रोविजंस इट रेफर्स। तो जिस प्रोविजन से रिलेटेड ये डेफिनेशन बन रही है उसके साथ आप मिला के चलेंगे, मतलब कॉन्टेक्स्ट वो लेके चलेंगे, तो इस एम्बिगुअस डेफिनेशन का मीनिंग आपको ठीक तरह से निकल आएगा। क्योंकि डेफिनेशन का काम ही क्या है, डेफिनेशन का काम ही ये है कि उसका एक फंक्शन है, डेफिनेशन का एक यूज है कि वो हमें क्या दे के चले, क्लैरिटी, एक सर्टेनिटी दे। तो आप उसको उसके साथ लेके चलेंगे तो मीनिंग ठीक निकल के आएगा। जैसे यहां एक एग्जांपल दें, देखिए हम एक वर्ड होता है वर्कर को निकालना, टर्मिनेशन। एक खतरनाक इसका वर्ड है वर्सेस रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट और इन दोनों में फर्क क्या है कि रिट्रेंचमेंट है परमानेंट, आपने किसी को निकाल दिया। तो देखिए अगर एक सीजनल वर्कर है तो सीजन कंप्लीट हुआ है उसका, राइट, तो ये क्या नहीं है, ये रिट्रेंचमेंट नहीं है, ये टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट नहीं है, अगले सीजन में वो काम कर सकता है। लेकिन अगर कोई डेली वेजर है, तो अगर डेली वेजर है और हुआ क्या, उसका प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो गया है, तो देखिए टर्मिनेशन को हम क्या मान लेंगे, तो हम कहेंगे टर्मिनेशन इज व्हाट, यहां पे ये रिट्रेंचमेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट क्या हो गया है, कंप्लीट ही हो गया है। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन जो इंस्टीट्यूट ने दी है दैट इज इसे हम कहते हैं डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट। जिसका मतलब है कि अगर कुछ ऑपोजिट अपीयर हो तो ही इस डेफिनेशन का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये डेफिनेशन इस्तेमाल होती है कि आप इसको यूज करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक छोटी सी कोड की, जिसे मैं कहता हूं स्लो, एस से आप लेके चलिए स्कीम ऑफ एक्ट, एल से लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन, एंड ओ से ऑब्जेक्ट इट इंटेंड्स टू अचीव। तो इसके बाद हमारा पॉइंट आता है आई से रिलेटेड। डाई नाम की कोड की थी, तो आई से है इलस्ट्रेशन। देखिए इलस्ट्रेशन आप सारे जानते हैं कहां होती है, सेक्शन के साथ होती है, सेक्शन के प्रोविजन के बाद ये कंप्लीट होती है। तो अगेन हम इसे कहेंगे ये अपेंडेड है, जिसका मतलब है अटैच्ड है टू व्हाट, सेक्शन के साथ, या यूं कह लीजिए ये फॉलो करती है किसको, प्रोविजन को, ताकि मीनिंग उसका क्या किया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो आप दुनिया भर की इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं नेगोशिएबल एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जैसे इंस्टीट्यूट ने एक एग्जाम्पल दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर, सेक्शन नंबर 73 जो आप फाउंडेशन में पढ़ते थे, डैमेजेस के ऊपर। डैमेजेस का मतलब हम क्या लेके चलते हैं, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस। लेकिन देखिए अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं किसके ऊपर, डिले किसमें, पेमेंट में, तो देखिए क्या इंटरेस्ट को हम डैमेजेस लेंगे, तो इंटरेस्ट क्या नहीं है, नॉट डी फॉर डैमेजेस। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल ये है, इलस्ट्रेशन जो है कांट, वो ये काम नहीं कर सकती।
MCE या MEC कह लीजिए, नहीं कर सकती। व्हाट इज M? इलस्ट्रेशन कभी भी मॉडिफाई, जिसका मतलब है चेंज नहीं कर सकती, किसको? लैंग्वेज को, सेक्शन की। ई से क्या नहीं कर सकती? उसे बढ़ा नहीं सकती। सी से क्या नहीं कर सकती? घटा नहीं सकती, जिसे हम कहते हैं कर्टेल करना। आप इलस्ट्रेशन को सिंपल लेके चलेंगे कि उसने मीनिंग आपका क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। उसका यही रोल है, ना कि वो सेक्शन को घटा दे या बढ़ा दे। देन द सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन। देखिए, एक्सप्लेनेशन के होते हैं दो इंपैक्ट। नॉर्मली कोई भी कहता है एक्सप्लेनेशन से साइज एक का बढ़ जाता है, नहीं, ये गलत है। अगेन एक्सप्लेनेशन, पहली बात तो ये है, अपेंडेड होता है, सेक्शन के साथ होता है। एक्सप्लेनेशन के दो कार्य होते हैं, या तो ये क्या करेगा? टू इंक्लूड, या क्या करेगा? एक्सक्लूड। कहने का मतलब है ये सेक्शन का साइज बढ़ा भी सकता है और बड़ी बात है घटा भी सकता है। लेकिन हम ये लेके चलें ये पक्का वाइडन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देन एक्सप्लेनेशन के ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक केस दिया जिसका नाम है सुंदर राम पिल्लई वर्सेस पति बीराम। इस केस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने कोट किया कि एक जज साहब हैं, जस्टिस फजल अली, और फजल अली ने इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को लेकर के फजल अली ने एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं कि ये एक्सप्लेनेशन के ऑब्जेक्ट हैं, और उन्होंने बताई हैं ये 5 चीजें। फजल अली ने पहला उन्होंने कहा आप एक्सप्लेन करें क्या? मीनिंग एंड इंटेंशन किसकी? ऑफ एक्ट। नंबर 2, क्लैरिफाई ऑब्स्क्रिटी, जिसका मतलब है आप लिख सकते हैं आसान भाषा में डिफिकल्टी, एंड वेगनेस, जिसका मतलब है कोई क्लैरिटी अगर नहीं है। नंबर 3, उन्होंने कहा एक्सप्लेनेशन क्या देगी? ये आपको देगी एक एडिशनल सपोर्ट, ताकि मीनिंग क्या निकले? पर्पसफुल निकल सके। नंबर 4, ये फिल करेगी कोई भी कमी है, गैप, जैसे कोई भी मिस्चीफ है उसे क्या करना है? हमें सप्रेस करना है, और एडवांस किसे करना है? द रेमेडी। एंड 5वां, एक्सप्लेनेशन नहीं उठा ले सकती आपसे, कांट टेक अवे, अगर आपका कोई स्टैट्यूटरी राइट अगर किसी का बनता है तो एक्सप्लेनेशन से वो छीना नहीं जा सकता। तो ये हो गया डाई। आगे हमने पॉइंट कहा था पीपी, तो पी से रिलेटेड एक पॉइंट जो बहुत ही सिंपल निकल के आता है, दैट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आप सारे जानते हैं, उससे ज्यादा कोई हेल्प मिलने की संभावना तो देखिए सच बनती नहीं है, लेकिन अगर बने तो आप ले सकते हैं कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह से। तो पी से हमारे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोविजो। देखिए नॉर्मल भाषा में हम प्रोविजो को कहते हैं कि भाई इसके 2 इंपैक्ट होते हैं, या तो प्रोविजो क्या क्रिएट करती है, या तो ये एक एक्सेप्शन निकाल के देती है, या प्रोविजो पुट करती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए आसान वर्ड क्या हो सकता है? कंडीशन पुट करती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप कंपनीज एक्ट में सब सेक्शन 268 में बायबैक पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं बायबैक करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में, और 25% तक बायबैक कर सकते हैं आप पेड अप कैपिटल का, प्लस फ्री रिजर्व का, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो यहां पे इसी सेक्शन की प्रोविजो आती है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोर्ड रेजोल्यूशन से बायबैक कर सकते हैं, लेकिन वो 10% कर सकते हैं। तो एक एक्सेप्शन उसने कार्व आउट कर दी, मतलब एक अलग से उसने क्रिएट कर दी। और लेकिन वो 10% किसका हो सकता है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का। नाउ यहां पे पहली बात, लॉ में एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, हमेशा लॉ में प्रोविजन स्टार्ट होता है कौन से वर्ड से? प्रोवाइडेड डैट। इस चीज का ध्यान दीजिएगा।
और एक केस भी दिया है CIT वर्सेस राम नारायण एंड सन्स का, कि आप प्रोविजो को कभी भी, ये एक जनरल रूल नहीं है कि पूरे एक्ट के लिए आप इसे एक रूल बना दो कि ये एक्सेप्शन क्रिएट होगी। ये एक प्रोविजो हमेशा अपने आप को क्या करेगी, लिमिट करेगी टू सेक्शन, सिर्फ सेक्शन से संबंधित ये कंडीशन या क्या क्रिएट करेगी, एक्सेप्शन। इसलिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टेक्निकल वे में लेके चलें तो डिफरेंस है बिटवीन इन तीन चीजों के बीच में। एक टर्म है प्रोविजो, दूसरा है एक्सेप्शन, एंड तीसरे को हम कहते हैं सेविंग क्लॉज। तो एज आई सेड, प्रोविजो का मतलब ही क्या है, ये रिमूव करती है, टू रिमूव स्पेशल केसेस, एक स्पेशल केस, एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, किससे, फ्रॉम जनरल इनेक्टमेंट, जो नॉर्मल रूल है उससे एक हिस्सा अलग कर दिया। जबकि एक्सेप्शन का मतलब क्या है, एक्सेप्शन क्या करती है, एक रोक लगाती है, टू रिस्ट्रेन इनेक्टिंग क्लॉज टू पर्टिकुलर केसेस, कि भाई ये एक्सेप्शन, कि ये सेक्शन सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के ऊपर ही लगेगा। और सेविंग क्लोज का मतलब है टू प्रिजर्व, किसी सेक्शन को, किसी प्रोविजन को बचाना, किससे, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। तो इस पॉइंट को बड़ा अच्छे से आप समझ के चलिएगा या याद करके चलिएगा, क्योंकि मैं तो रिवीजन दे रहा हूं, फास्ट है, मैं समझा नहीं रहा हूं कि भाई जिसने पढ़ा उसको हेल्प करे। तो ये कोड की बन जाती है SPP, स्पेशल केसेस का आउट करना, यहां है पर्टिकुलर केसेस तक रिस्ट्रेन करना, और वहां है प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। प्रोविजन का जैसे मैंने एग्जांपल पहले लिख दिया। एक्सेप्शन में देखिए, जैसे अगर आप कंपनीज एक्ट उठाएंगे तो आप बहुत जगह देखते हैं कि जैसे आप सेक्शन 4(1) में नेम क्लॉज में पढ़ते हैं कि ये लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, या आप सेक्शन 8 कंपनी है जिसे हम कहते हैं NPO। और यहां पे सेविंग क्लॉज में एग्जाम्पल निकलता है सेक्शन नंबर 6, जो कि ये कहता है हमेशा एक्ट का क्या होगा, एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। किसके ऊपर, मेमोरेंडम, आर्टिकल वगैरह सब चीजों के ऊपर। और सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, मतलब जब तक एक्ट में कुछ ना लिखा हो, हमेशा एक्ट का क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। किसके ऊपर, मेमोरेंडम हो, आर्टिकल्स हो, रेजोल्यूशन हो, एग्रीमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जब तक कुछ और ना लिखा हो, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। देर आफ्टर टी से हमारा पॉइंट बनता है टाइटल एक्ट का। देखिए, एक्ट का टाइटल छोटा भी हो सकता है, हर एक्ट का एक टाइटल होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो सिर्फ एक लॉन्ग टाइटल ही क्या करेगा, वो आपको एक एड दे सकता है, एक हेल्प दे सकता है। जैसे इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल दिया है एक एक्ट का नाम बड़ा सा, द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1951। तो इससे क्या पता चलता है, एज ए मैटर ऑफ राइट है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स का, वो किसी भी हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज बताई गई थी केस के थ्रू, जिसका नाम है अश्विनी कुमार A.K. घोष वर्सेस अरबिंदा बोस। एंड लास्ट में 10th पॉइंट आता है हमारा, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर। देखिए, कोई भी एक्ट जो होता है वो चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है। तो चैप्टर का मतलब क्या है, किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आप क्या बनाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ व्हाट, सेक्शंस की एक ग्रुप आप क्रिएट करते हैं। जैसे हम कहें कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं 29 चैप्टर्स और कंप्राइजिंग ऑफ 470
सेक्शंस। तो इंस्टीट्यूट ने केस कोट किया, ऑफिशियल असाइनी वर्सेस चुन्नी राव, कि आप चैप्टर के हेडिंग से कुछ हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या कहा यह गया कि ये जो हेडिंग एंड टाइटल है कांट कंट्रोल सेक्शन, जिसका सिंपल मतलब है कभी भी हेडिंग सेक्शन के ऊपर प्रिवेल नहीं करेगा। तो ये थे आपके इंटरनल एड्स, और इसके साथ हम मूव करते हैं एक्सटर्नल एड्स की तरफ। नाउ एक्सटर्नल एड्स, ऑब्वियसली अगर इंटरनल एड से हेल्प नहीं मिल पा रही है तो हम लॉ बुक से बाहर निकलेंगे और हेल्प लेंगे। जैसे मैंने कहा था कोड की क्या है, फुल एचडी है। तो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं एफ से, डेट इज फॉरेन लॉज। क्या बाकी लॉज हम रेफर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि उस देश का और हमारा लीगल सिस्टम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कॉमन लॉ कंट्रीज। क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम वो है जो हमने अंग्रेजों से लिया था, जहां पे हम क्या फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंट, जिसका मतलब होता है कोर्ट की जजमेंट्स को भी हम लॉ बना के चलते हैं। यूसेजेस, जिसे हम कहते हैं काम करने का तरीका, या सिंपल वर्ड है परंपराएं, प्रैक्टिसेस कहें, कस्टम्स कहें, जो हम टाइम इममेमोरियल मतलब बाबा आदम के जमाने से क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिसेस जो होती हैं ये डेवलप हो जाती हैं विद द टाइम इनटू व्हाट, स्टैट्यूट, ये एक खुद ही एक लॉ का हिस्सा बन जाती हैं। चाहे ये प्रैक्टिसेस क्या हो, नोटोरियस हो, जिसका मतलब है ये सही भी नहीं है, लेकिन अगर नोटोरियस हैं तो होना क्या चाहिए था, यहां पे लेजिस्लेचर को, दैट मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी को, इसे क्या करना चाहिए था, हटाना चाहिए था, इसे अमेंड करना चाहिए था। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही निकलता है, तो इसका मतलब ये निकला कि इसके पीछे लॉ की, जुडिशियल कहें या लेजिस्लेचर की क्या है, बैकिंग है। तो उनकी बैकिंग है तो ये एज गुड एज क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। एल से है, इसे हम कहेंगे रिलेटेड लॉस। जैसे कई, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या निकलता है, सिक्योरिटीज लॉस लेके चलिए। तो सिक्योरिटीज देखिए कंपनीज जारी करती हैं, तो उससे रिलेटेड जो लॉस हैं उससे रिलेटेड आता है सेबी एक्ट ऑफ 1992, सकरा एक्ट ऑफ, जिसका मतलब है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, और शेयर्स अलॉट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उससे रिलेटेड आता है डिपॉजिटरीज एक्ट। तो ये है सिक्योरिटीज लॉस। 3 लॉस है मिलते जुलते, तो आप तीनों को क्या करें, साथ में लेके चलें। एक में दिक्कत आती है तो दूसरे से आप हेल्प ले सकते हैं। तो जो रिलेटेड लॉस हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, देखिए जो रिलेटेड लॉस हैं ये आप पुराने हो सकते हैं, प्रीवियस एक्ट्स, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, उससे पहले 1956 का भी था, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। रिपील्ड एक्ट्स, इसका मतलब है वो कानून जो अब खत्म कर दिए गए हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, एक्सपायर हो गए, ओमिट कर दिए आपने जैसे। तो इसी के ऊपर एक अच्छा एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने दिया है कि जैसे क्या करना है, आपने एक चेयरमैन अपॉइंट करना है। तो चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए किसी सोसाइटी वगैरह के मान लीजिए बायलॉस हैं, और बायलॉस जिसका मतलब है उपनियम, ये पहले कुछ और थे, नाउ कुछ और है। तो पहले ये था कि भाई साहब चेयरमैन बनना है तो आदमी कम से कम हो ग्रेजुएट। अब कह दिया गया है चेयरमैन बनाना है तो आप इलेक्शन करवाइए, लेकिन प्रश्न ये है क्या उसका ग्रेजुएट होना भी जरूरी है? तो हम कहेंगे इलेक्शन के साथ साथ उसका ग्रेजुएट होना भी क्या है, जरूरी है। तो ये जो हमने कहा कि डिफरेंट लॉस हैं, डिफरेंट टाइम्स के बने हो सकते हैं, चाहे जरूरी नहीं है ये एक दूसरे से इवन रेफर भी करते हो। कहने का मतलब है
चाहे ये टाइम्स इनका अलग है, चाहे ये एक्सपायर हो गए हो, चाहे ये नॉट रेफरिंग टू ईच अदर है, एक दूसरे को रेफर नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एम्बिग्यूटी है तो आप हेल्प ले सकते हो। आप इनको ट्रीट करोगे एज व्हाट, वन सिस्टम ऑफ व्हाट, आप इनको लेके चल सकते हैं। देन एच से हमारा पॉइंट है हिस्ट्री। तो देखिए इतिहास से आप मदद ले सकते हैं। इतिहास किस तरह का हो सकता है? इतिहास कई तरह का हो सकता है। एक आमतौर पे जिसे हम कहते हैं जनरल, एक हम कहेंगे देखिए लॉ से रिलेटेड है तो हम इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इन पर्टिकुलर, मतलब विशेष रूप से पार्लियामेंट की हिस्ट्री। एंड तीसरी बात है बाबा आदम के जमाने के एंशिएंट स्टैट्यूट्स कह लीजिए, या कंटेम्परेरी वर्क, जिसका मतलब होता है उस जमाने में किसी राइटर ने, ऑथर ने कुछ लिखा हो तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। एंड लास्ट में डी से आता है डिक्शनरी मीनिंग। तो देखिए डिक्शनरी के बारे में हमने पहले ही लीगल ग्लॉसरी की बात कर ली थी, बस आपने यहां ध्यान रखना होता है किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड है, उस हिसाब से आप डिक्शनरी का मीनिंग निकालें, क्योंकि एक एक वर्ड के डिक्शनरी में कई मीनिंग है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है इंटरनल एड्स के ऊपर, या कह लीजिए इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों पे। ये था एड्स के ऊपर। द न्यू क्वेश्चन स्टार्ट्स ऑन एज, दैट इज इंटरप्रिटेशन में ये एक बड़ा क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कि स्टैट्यूट को किस तरह से आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये भी दो तरह के रूल्स दिए गए हैं, एक है सेकेंडरी, तो अंडरस्टूड है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब ही क्या है, मेन रूल्स। तो ऑब्वियसली ये रूल्स बना के दिए हैं कोर्ट ने। तो आइए प्राइमरी रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला रूल आता है जिसे हम कहते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन, या एक नाम और दे सकते हैं इसे ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। तो लिटरल का मतलब ही क्या होता है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं बस वहीं तक अपने आप को सीमित करें। तो इसका मतलब होता है एज सच, जिस तरह से वर्ड्स दे रखे हैं, और ये तभी हमें फॉलो करना चाहिए अगर वर्ड्स क्या हैं, वर्ड्स आर CPU, जिसका मतलब है सी से वर्ड्स क्या है, क्लियर है, प्लेन है, एम्बिगुअस है, मतलब मीनिंग उनका बड़ा ही क्लियर है। तो आप वहीं तक लेके चलें, मतलब अपने आप को एक्सप्लिसिट, जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस वर्ड तक ही आप अपने आप को क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करें, बिना मतलब के इंटरप्रिटेशन ना निकालें। चाहे ये वर्ड्स क्या हो, इवन एब्सर्ड, चाहे वो नॉनसेंस हो, लॉ ने लिखा है उसको रिस्पेक्ट दें, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, नो डाउट इससे रिलेटेड एक्सेप्शन तब निकलती है, आप लिटरल ना लें। कहने का मतलब है आप क्या हो सकते हैं, आप लॉजिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और लॉजिकल कंस्ट्रक्शन आप कब करेंगे, अगर इफ वर्ड्स क्या है, एम्बिगुअस है, अनसर्टन है, इनकम्प्लीट है, इनकंसिस्टेंसी है, अनरीजनेबल है, उनके अंदर क्या है, एक डिफेक्ट है। तो यहां पे आप लॉजिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप रीजनेबल को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम भी आता है। तो लैटिन भाषा इटली, रोम से, जिसका आज के दिन कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन इंग्लिश के बहुत सारे शब्द हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए, एब्सोल्यूट, सेंटेंशिया, एक्सपोजिटोर, नॉन इंडिजेट। देन इसी के अंदर कई सिचुएशन बनती है। देखिए, अगर कोई इंटरप्रिटेशन होती है मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब है जैसे मेरा आज का लेक्चर, लिखे जा रहा हूं, अरे भैया ये उसी के काम आएगा जिसने पहले पढ़ रखा है। तो इसलिए लॉ को आप पर्पसिव होके पढ़ना चाहिए, ना कि मैकेनिकल होके। तो पर्पसिव को आपने हमेशा क्या करना है,
फॉलो करना है, मैकेनिकल होके ना पढ़े, एक एक सबसेक्शन को साथ में लेके चलें। जैसे कंपनीज एक्ट में 139 में 11 सबसेक्शन आते हैं, या 143 जहां ऑडिटर की रिपोर्ट बनती है वहां 15 सबसेक्शन है। देखिए, तो एक दूसरे के साथ रिलेट करके उसको लेके चलें। ये चीज हेल्ड की गई थी इस केस में अरोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, कि आपने पर्पसिव होके चलना है। देन कई बार जो इंटरप्रिटेशन होती है वो निकलती है एक नेचुरल मीनिंग के सेंस में और एक होता है टेक्निकल मीनिंग के सेंस में। नेचुरल वर्सेस टेक्निकल। तो देखिए, हमेशा हमें नेचुरल ही चलना चाहिए, टेक्निकल तभी चलना चाहिए अगर वो किसी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड हो, किसी खास चीज से रिलेटेड हो, वरना आपको हमेशा नॉर्मल वे में ऑर्डिनरी सेंस में ही वर्ड्स का क्या लेके चलना है, मीनिंग लेके चलना चाहिए। टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस वो उससे रिलेटेड हो। देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन। देखिए, एक इंटरप्रिटेशन होती है नैरो और एक होती है वाइडर। तो कौन सी इंटरप्रिटेशन हम लेके चलें? तो वाइडर आपने फॉलो करनी है और इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। ये एग्जाम्पल है सेक्शन 102 कंपनीज एक्ट के ऊपर, जो कि ये कहता है अगर, इसे कहते हैं हम नेचर ऑफ कंसर्न, या इस वर्ड से आप मेन याद करके चलें इंटरेस्ट। अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी कंपनी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रही है, किसका? ऑब्वियसली कंपनी के अफसरों का प्लस उनके क्या रिलेटिव्स का। तो क्वेश्चन यहां ये निकलता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट कैसा लेना चाहिए? तो इंटरेस्ट का यहां मतलब हम क्या लेके चलेंगे? किसी भी तरह से इंटरेस्ट, जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली हो, जिससे हम कहते हैं पेक्यूनरी। कोई भी इस तरह की चीज जिससे शेयर होल्डर उस ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर रेजोल्यूशन पास करें, उनका डिसीजन क्या हो सकता है? चेंज। डेल्टा मीन्स चेंज, जिसके ऊपर उनके ऊपर क्या आता है? एक इंपैक्ट आके पड़ता है। तो ये था जी हमारा पहला प्राइमरी रूल। सेकेंडरी रूल, अ वेरी स्मॉल वन, इसमें काफी कुछ था, दैट इज रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। तो रीजनेबल का मतलब क्या है? रीजनेबल का मतलब है जस्ट। जस्ट मीन्स फेयर, जस्टिस। एक फेयर मीनिंग आप लेके चलें। तो ये मीनिंग कब लें? ये तब लेना चाहिए अगर ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है, निकल ही नहीं रहा, रादर वो एब्सर्ड है, दैट मीन्स नॉनसेंस है। तो इसलिए आप रीजनेबल होके चलें, मतलब लिटरल होके हम नहीं चल सकते। तो इसके लिए भी एक लीगल मैक्सिम इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं अट्रस मैगिस वेलिएट क्वाम पेरियोट। अट्रस मैगिस वेलिएट क्वाम पेरियोट, जिसका मतलब है सेंसिबल मीनिंग आपको लेना है। जैसे ये केस की बात करें, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिचे, कि जहां कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था कि कंपनी, मेमोरेंडम में मेन क्लॉज होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि कंपनी कोई भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगी। अब जनरल के अंदर आप सारे काम तो नहीं लेके चलेंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब तो यही हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है आप वही लेके चलेंगे। यहां कंपनी ने क्या कर लिया था? एक फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। लोन देना जनरल के अंदर आ नहीं सकता। वी हैव टू बी रीजनेबल ओवर हेयर। तीसरा रूल आता है आपका, जिसे हम मिसचीफ या कहते हैं हिडन्स रूल। देखिए, इसी के साथ चाहे अलग करके कर लीजिए या इसी का हिस्सा ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बेनिफिशियल या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। तो हिडन का रूल क्या कहता है? पहली बात, ये केस था, ये कहता है अगर मीनिंग फॉलिंग शॉर्ट, आप लॉ पढ़ रहे हैं, मीनिंग ढंग से निकल के नहीं आ रहा, अधूरी बात आ रही है, तो ऑब्वियसली शॉर्ट है तो उसे आप क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। भाई एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं? अरे क्योंकि कोई मिसचीफ है। मिसचीफ का मतलब डिफेक्ट है।
तो डिफेक्ट को क्या करना है? सप्रेस, खत्म करना है, दबाना है, और क्या देना है? इंसाफ देना है, तो उसको बढ़ाना है। इसे हम कहते हैं एडवांस, बढ़ाइए किसे? इंसाफ, राइट या रेमेडी को। तो इस केस में ले डाउन किए गए थे 4 फैक्टर्स हिडन के केस के अंदर। क्या थे ये 4? कि क्या था लॉ पहले, क्योंकि आप उसकी जगह नया लॉ लेके आए हो, तो पहले वाले लॉ में कुछ क्या रहे होंगे? डिफेक्ट्स। तो नया लॉ बनाया है, तो क्यों बनाया है? क्योंकि कोई कुछ ना कुछ वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? रेमेडी। और साथ में वो क्या दे रहा होगा? रीजंस फॉर द रेमेडी। कहते हैं ये 4 चीजें आप लेके चलें हिडन केस। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे देश में कानून है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 1923 कि वर्कर को काम करते हुए चोट लग जाए तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन देखिए, वर्कर घर से ऑफिस से घर आता है, यहां 2 चीजें हैं। अगर वो आता है अपने पर्सनल व्हीकल में, पर्सनल व्हीकल, एक है ऑफिशियल व्हीकल। तो देखिए, अगर पर्सनल व्हीकल में आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए, क्या उसे एम्प्लॉयर उसके लिए लायबल होना चाहिए? तो उसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल है उसका। लेकिन अगर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिशियल व्हीकल उठाता है तो उसे क्लेम मिलना आपको देना होगा, क्योंकि एक तरह से उसकी नौकरी कब स्टार्ट होगी? जैसे ही एम्प्लॉयर की गाड़ी ने उसे क्या कर लिया? पिक कर लिया। तो बेनिफिशियल या पर्पसिव हम इस ढंग से कहते हैं कि भाई ये कोई अलग से क्या नहीं है, एक रूल नहीं है। ये भी देखिए मिसचिफ का एक तरह से हिस्सा हम कह सकते हैं। ये एक कोई रूल नहीं है, ये क्या है? एक मेथड है। किस चीज का? इंटरप्रेटिंग लॉ, कि लॉ का इंटरप्रिटेशन करें और बड़े दिल से करें, लिबरली। एक बड़े दिल से आप इंटरप्रिटेशन आप करें। किस लिए? क्योंकि दरअसल इस मेथड का एम ये है कि आप कुछ लोगों को के लिए अगर अच्छा कर सकते हो तो आप कीजिए, टू इंप्रूव कंडीशंस, कि हालात अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं, किसके? ऑफ पीपल या पर्सन्स कहें। कौन से पर्सन्स? जो अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब गरीब आदमी कह लीजिए, कमजोर आदमी कह लीजिए। तो लॉ थोड़ा उसकी फेवर की तरफ होना चाहिए। अंडर प्रिविलेज्ड है और पास्ट में इनके साथ कुछ अच्छा इंसाफ नहीं किया गया, नॉट ट्रीटेड फेयरली इन पास्ट में आपने इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उनको कुछ बेनिफिट देना है तो दे दीजिए। और कहने का मतलब है बी हेल्पफुल, उनकी तरफ आप हेल्पफुल हो, लेकिन वो हेल्पफुल तभी होना है अगर अनएम्बिग्युइटी, मतलब लॉ में क्लैरिटी अच्छे से है तो आप उनके फेवर में आप जा सकते हो। Thereafter, the next rule comes, that is exceptional construction। नाम से ही पता चल रहा है हम रिवर्स वे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब है नो सेंसिबल मीनिंग, कोई भी वर्ड हो या फ्रेज हो, एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, लाइन कहते हैं, उसका सेंसिबल मीनिंग नहीं निकल रहा, तो आप क्या कहेंगे? अगर सेंसिबल मीनिंग नहीं है तो आप कहेंगे ऐसे वर्ड्स को क्या कर देना चाहिए? इग्नोर, एलिमिनेट। लेकिन देखिए, एलिमिनेट हम नहीं करेंगे, बिकॉज जनरल रूल ये है कोई भी वर्ड चाहे बेकार है उसको आप क्या ना बनाएं, डेड लेटर आपने नहीं बनाना है, रादर आप उसका एक सेंसिबल मीनिंग ले सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, इसलिए हम इसे कॉमन सेंस रूल भी कह देते हैं। तो जैसे ये सेंसिबल वर्ड्स नहीं है, कैसे हो सकते हैं? जैसे पंक्चुएशन है, कॉमा लगाना था आपने फुल स्टॉप लगा दिया,
कंजंक्शन जिसका मतलब होता है शब्दों को जोड़ के पढ़ें, कहने का मतलब है एंड, राइट, एंड को आपने और बना दिया, या डिसजंक्शन कह लीजिए, इसका मतलब होता है और का मतलब क्या है, तोड़ के पढ़ें, एंड का था जोड़ के पढ़ें, मतलब एंड को और लिख दिया या और को आपने एंड लिख दिया, राइट। तो इसलिए आप उनको रिवर्स वे में पढ़ लें, एंड को और पढ़ लें, और को आप एंड पढ़ लें, या मे जहां लिखा है होना चाहिए मस्ट, उसको मस्ट पढ़ लें, या शेल भी कहते हैं। इसी चीज को हम मे को कहते हैं डायरेक्टरी प्रोविजन और मस्ट को कहते हैं हम मैंडेटरी प्रोविजन। तो इसके ऊपर एग्जाम में देखिए अच्छा प्रश्न आ भी जाता है, तो इसका जरा ज्यादा ध्यान रख लें आप। तो मैंडेटरी प्रोविजन कब होती है, नाम से पता चला है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंडेटरी तब होती है अगर ये प्रोविजन क्या है, स्ट्रिक्ट है, क्या दे रखी है इसके अंदर, पनिशमेंट दे रखी है, ये बताया अगर आपने फॉलो नहीं करोगे तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, तब हम कहते हैं मैंडेटरी। या यूं कह लीजिए आपके साथ पावर के साथ आपको ड्यूटी दे दी गई है, या डिस्क्रिशन जिसका मतलब है चॉइस, डिस्क्रिशन है लेकिन आपको ऑब्लिगेशन दे दी गई है, जैसे उदाहरण लेके चलें डॉक्टर का पावर प्लस ड्यूटी पुलिस का। इसलिए मैंडेटरी कब होती है, इसके लिए आप क्या ध्यान रखें, सब्सटेंस काउंट्स, मतलब वो चीज कितनी महत्वपूर्ण है, नॉट द फॉर्म। शब्द क्या लिख दिया गया है वो मत देखें, परिणाम को आप ज्यादा अच्छे से देखें। इसलिए आप कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करें। तो ये 3 रहेंगे, नॉप, एन से नेचर ऑफ थिंग एम्पावर्ड टू बी डन, ओ से ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड, एंड पी से पर्सन हुज बेनिफिट टू बी डन। किसके लिए ये प्रोविजन आपने फॉलो करनी है, आम जनता है या एक अमीर आदमी है, इस ढंग से कह लीजिए। तो इसके अंदर अब हम पहुंच जाते हैं हमारे 5वें रूल के ऊपर, जिसे हम कहते हैं इजुस डेम जेनरिस। इजुस डेम जेनरिस जिसका मतलब है आपने कुछ एक सिंपल भाषा में कहें, सेम व्हाट, कलर, काइंड, स्पीशी, या हम इसे कहते हैं कैटेगरी या जीनस भी कहते हैं। तो यहां क्या किया आपने, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आपने लिखे हैं लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं लिखे हैं, नॉट एग्जॉस्टेड। और स्पेसिफिक के बाद आपने क्या लिख दिया, फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स, जैसे आपने आगे वर्ड लगा दिया एटसेट्रा। तो प्रश्न है एटसेट्रा का मतलब कहां क्या लेके चले, और ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं एक पर्टिकुलर क्लास के हैं। तो इसलिए जनरल वर्ड्स अपना जो कलर है वो डिराइव कहां से करेंगे, इन्हीं स्पेसिफिक वर्ड से वो अपना कलर डिराइव करेंगे। जैसे अगर आपने लिखा डोमेस्टिक एनिमल, जैसे आपने कहा गोट, काउ, डॉग एक्सेट्रा, तो इसके अंदर बाकी डोमेस्टिक एनिमल आ सकते हैं, वाइल्ड एनिमल इसके अंदर नहीं आएंगे। तो अब इसमें एक रिवर्स क्वेश्चन आ जाता है, एक्सेप्शन, कब ये रूल नहीं लगेगा। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये रूल कब नहीं लगना चाहिए, जब वो वर्ड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर क्लास के नहीं हों, नॉट ऑफ पर्टिकुलर क्लास। जैसे डोमेस्टिक एनिमल थे, ये क्लास होगी, इस तरह के वो नहीं है। प्रेसीडिंग टर्म मतलब जो पहले शब्द आ गया, जैसे यहां डॉग की बजाय मैं काइट अगर लिख दूं तो प्रेसीडिंग टर्म वो एक स्पेसिफिक नहीं होगी, वो क्या बन जाएगी, जनरल बन जाएगी। आपने एग्जॉस्ट कर दिया है, मतलब सारे के सारे वर्ड लिख दिए हैं। एक कैटेगरी, जीनस का मतलब है कैटेगरी, आपने एग्जॉस्ट कर दी है। और या फिर ये रूल तब नहीं लगेगा अगर एक्सप्रेसली
लॉ ने कहा है कि ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मैं उदाहरण दूं, कंपनीज एक्ट में 271 के अंदर 5 ग्राउंड्स हैं वाइंडिंग अप के, कंपनी को बंद करने के। इसमें से जो पहले 4 ग्राउंड हैं वो अलग अलग हैं, स्पेसिफिक हैं, लेकिन जो 5वां ग्राउंड है वो एक जनरल ग्राउंड इन्होंने लिख दिया। इन्होंने कहा बैलेंसिंग फिगर कह लीजिए। प्रश्न, क्या ये ग्राउंड यहां से अपना मीनिंग ले पाएगा? नो। क्यों? क्योंकि पहले चारों ग्राउंड क्या थे? स्पेसिफिक थे, डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, अलग अलग वो सिचुएशन है। तो इसलिए 5वां ग्राउंड, इसे हम कहते हैं क्लॉज नंबर 271E, ये है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। जस्ट का मतलब है फेयर, तो ये अपना कलर पहली 4 क्लॉजेस से ले नहीं पाएगा। इसके बाद हम आगे हमारे असली रूल के ऊपर, छठा रूल जिसे हम कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखिए हार्मोनियस, पहले मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि सारी प्रोविजन को आप साथ में लेके चलें। जैसे हम कहते हैं रेड टुगेदर, रेड विद, राइट, रेड विद कहें, रेड टुगेदर कहें, कोऑर्डिनेशन कहें, जो भी आप कहें, कि सारी प्रोविजंस को आपको साथ लेके चलना चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी एक को आप क्या ना बनाएं, डेड लेटर ना बनाएं, कि अगर आप किसी एक को तवज्जो दे देंगे, प्रेफरेंस दे देंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, डेड लेटर। ऐसा ना करें, सभी का मान सम्मान करें। तो ये कब फॉलो किया जाता है? अगर वास्तव में कॉन्फ्लिक्ट है। कब हार्मोनाइज करना है? अगर कॉन्फ्लिक्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट देखिए विद इन द सेक्शन भी हो सकता है, एक ही सेक्शन के अंदर, क्योंकि सेक्शन का साइज बड़ा है। जैसे मैंने पहले बताया, कंपनीज एक्ट में 139 में देखिए 11 सब सेक्शन है, 143 में 15 है, तो उन सबको साथ पढ़ते हैं तो क्लैरिटी निकल के आती, कॉन्फ्लिक्ट दूर होता है। देन 2 सेक्शन हो सकते हैं एक ही एक्ट के, ऑफ अ एक्ट। एक ही एक्ट के 2 सेक्शनों में डिस्प्यूट है। जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 179 है, एक 186 है, दोनों में लोन देने की पावर है, दोनों में ही लोन देने की पावर है। वो भी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है। 179 कहता है जो बोर्ड है वो अपनी ये पावर डेलीगेट कर सकता है, मतलब आगे किसी को दे सकता है। लेकिन 186 कहता है लोन जो अपनी पावर है, बोर्ड की जो पावर है लोन देने की, वो पावर तभी एक्सरसाइज करेगा अगर यूनैनिमस रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास किया जाता है, जिसका मतलब है 100% डायरेक्टर्स वोट इन फेवर करें। तो इन दोनों को साथ में कैसे लेके चलें? तो हम कहेंगे फर्स्टली आप बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो, देयर आफ्टर आप क्या करें, इसके बाद आप डेलीगेशन कर सकते हैं। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है बिटवीन 2 एक्ट्स, 2 एक्ट्स के बीच में। जैसे देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हम बात करते हैं, तो कंपनीज एक्ट कहता है एंड सेबी रेगुलेशंस अलग अलग कहती हैं। सेबी रेगुलेशन कहती है 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, जबकि कंपनीज एक्ट सेक्शन 39 में कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन उतना होगा जो आप प्रोस्पेक्टस पे क्या कर देंगे, मेंशन। तो आप तो 30% भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों को साथ लेके चलेंगे तो हम कहेंगे कम से कम कितना होना चाहिए, 90%। नाउ अब समटाइम्स हमें इंटरप्रिटेशन में दिक्कत क्यों आती है? दिक्कत यह आती है कि वर्ड्स बड़े डिफिकल्ट होते हैं और उनको किस तरह से अब हार्मोनाइज करें, हाउ टू हार्मोनाइज। ये कंस्ट्रक्शन कैसे करी जाए? तो डिफिकल्ट वर्ड्स में देखिए पहला वर्ड मैं ले रहा हूं सब्जेक्ट टू। जब ये वर्ड आपको दिख जाए ना तो अंडरस्टूड है हार्मोनाइज आपने करना है। कैसे करना है? इसका मतलब है प्रोविजन, शेल,
यील्ड, दैट इज द वर्ड। यील्ड का मतलब है गिव, प्लेस टू अनदर प्रोविजन एज वेल, मतलब दोनों प्रोविजन साथ में चलेंगी। मम्मा ने कहा बाहर घूमने चले जाओ लेकिन पापा से पूछ के, तो पापा को भी पूछना पड़ेगा। तो जैसे यहां पे एग्जाम्पल आता है सेक्शन नंबर 13(2) कंपनीज एक्ट का है। अगर आप डेल्टा मीन्स चेंज ऑफ नेम, कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं तो 13(2) ये कहता है सब्जेक्ट टू कि प्लीज जाइए और इस सेक्शन का भी कंप्लायंस करें, फिर आप नाम बदल सकते हैं। सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 2 एंड 3 का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। देन डिफिकल्ट वर्ड आता है विदाउट प्रेजुडिस। विदाउट प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब है कोई भेदभाव ना हो, जिसका मतलब है विदाउट हार्मिंग, कि आप किसी और प्रोविजन को हार्म ना करें, या यूं कह लीजिए उसको प्रभाव ना करें। जैसे डांस कर लीजिए लेकिन अगले की जो और कोई सो रहा है उसकी नींद खराब ना हो। तो दैट मीन्स अगेन दो चीजों को आपको साथ में लेके चलना है। अगेन कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 3 ये यही कहता है कि विदाउट प्रेजुडिस, मतलब ये लाइन यूज करता है विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजन ऑफ 4(2), इसका मतलब है बिना सेक्शन 4(2) को इफेक्ट किए कंपनी में रजिस्टर विद नेम, कि आप ये नाम रख सकते हो, प्रोवाइडेड कंडीशन है ये नाम रिजेंबलिंग या सेम सुम होने नहीं चाहिए। तो मतलब बिना इस चीज को इफेक्ट करते हुए। देन तीसरी बात आती है नॉट विद स्टैंडिंग। एनीथिंग टू कॉन्ट्ररी, सिंपल भाषा में इसे कहते हैं भाड़ में गया कहीं और कुछ जो भी लिखा है। इसको लैटिन भाषा में भी एक नाम हम देते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, जिसका सिंपल मतलब है, मैंने कहा भाड़ में गया जो कहीं कुछ और लिखा है, इसलिए कहते हैं सुपीरियर इफेक्ट, या यूं कह लीजिए ओवरराइडिंग इफेक्ट, कि हमेशा इस प्रोविजन की आपने बात माननी है। ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओवर किसके ऊपर, तो यहां पे कुछ सिचुएशन हम बना सकते हैं। ओवरराइडिंग इफेक्ट किसके ऊपर भाई, ओवर अनदर प्रोविजन, किसकी, ऑफ सेम एक्ट, सेम एक्ट की कोई और प्रोविजन, या एंटायर एक्ट, या एनी अदर लॉ, कोई भी और कानून फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। और एक फोर्थ और लिखेंगे, लेकिन पहले इन तीन को आराम से समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे, सेम एक्ट की बात हो रही है, अनदर प्रोविजन ऑफ सेम एक्ट, तो देखिए इसका मतलब है ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, उसका 42 सेक्शन में पढ़ते हैं, उसका सब सेक्शन 11 कहता है कि जो 11 में लिखा है उसका सुपीरियर इफेक्ट है किसके ऊपर, ओवर सब सेक्शन 9 एंड 10। देन एंटायर एक्ट सेक्शन 8 हम डील करते हैं एनपीओ के ऊपर, और उसका सब सेक्शन 8 कहता है अगर एनपीओ कुछ डिफॉल्ट करती है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एमलगामेशन कर सकती है किसी और एनपीओ के साथ कैरिंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट। तो एंटायर एक्ट मींस भाड़ में गया पूरे कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है। एनी अदर लॉ का मतलब है भाड़ में गया किसी और कानून में क्या लिखा है। जैसे यहां पे सेक्शन नंबर 243 1B है कंपनीज एक्ट का, जो डील करता है कि कंपनी के अफसर वगैरह निकाल दिए जाएंगे अगर कंपनी में क्या हो रहा है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट मीन्स गलत काम हो रहा है, ऑपरेशन मीन्स आप शेयर होल्डर को दबा रहे हो।
और जब आपको निकाला जाएगा आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। भाड़ में गया, लेबर एक्ट्स वगैरह में क्या लिखा है, किसी और एक्ट में क्या लिखा है, आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलना है। एक फोर्थ हम सिचुएशन यहां और ऐड कर सकते हैं, दैट इज जो ये कहती है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसके ऊपर, अनदर स्पेसिफिक, आप सेक्शन कहें या सब सेक्शन कहें, और अदर स्टैट्यूट, किसी और एक्ट के ऊपर। एनी अदर लॉ का मतलब था कोई भी एक्ट, यहां क्या आ गया, स्पेसिफिक वर्ड आ गया, इस सेक्शन के ऊपर या इस एक्ट के ऊपर। जैसे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 183 कहता है नेशनल डिफेंस फंड में भारत की सुरक्षा के लिए आप डोनेशन दे सकते हैं, और ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन, और भाड़ में गया क्या लिखा है सेक्शन 181, 180 में, 181 में, 182 में, और अदर इंस्ट्रूमेंट। या किसी भी डॉक्यूमेंट में इंस्ट्रूमेंट कहें, इवन इन्होंने ये लिखा है मेमोरेंडम में क्या लिखा है, भाड़ में गया, आप ये दे सकते हैं। तो यहां पे आकर के हमारे कंप्लीट होते हैं प्राइमरी रूल्स, एंड विद दैट वी मूव टू द ऑलमोस्ट टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंडरी रूल्स। सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सेकेंडरी रूल्स में देखिए इन्होंने कुछ लैटिन मैक्सिम का इस्तेमाल किया है, जिसमें से पहला है ऑप्टिमा, लिगम, इंटर प्रीसेट, कॉन्सीव, टू डू, जिसका सिंपल मतलब है कस्टम, परंपरा। कस्टम यूसेजेस हम पहले पढ़ा है, वो क्या है, बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ है। जब भी इंटरप्रिटेशन की दिक्कत आए आप परंपराओं से मदद ले सकते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज में शादी कहां होती है, अग्नि के समक्ष, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट के समक्ष आप फेरे ले लेंगे, राइट। यहां पे इन्होंने इंस्टीट्यूट ने एक केस भी कोट किया है, कॉक्स वर्सेस लेका, कि हां परंपराओं से मदद ली जा सकती है। नंबर 2, कंटेम्परेनिया एक्सपोजी टोस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे, जिसका मतलब है समय, जिस समय कोई लॉ आया है उस समय के मुताबिक सोच करके आप इंटरप्रिटेशन निकालें। मतलब बेस्ट वे क्या है इंटरप्रिटेशन का, बेस्ट वे है इंटरप्रिटेशन का कि किसी भी आप डॉक्यूमेंट को आप रेड करें एज इट वुड हैव बीन रेड, व्हेन मेड, उस समय के हिसाब से, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए। जैसे कभी भी कोई लॉ बनता है तो कंटेम्परेरी मतलब उस समय जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है वो कुछ ऑफिसर्स ऑफिशियल्स अपनी क्या देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, तो ऑब्वियसली आप इनको क्या करेंगे, रेफर करेंगे। एंड तीसरा और लास्ट इसके अंदर है, दैट इज नॉसिटोर और सोसस। ये थोड़ा सा आपको इजस्डेम जेनरिस जैसा दिखेगा, लेकिन ध्यान रहे ये वाइडर है टू इजस्डेम जेनरिस। मतलब ये कहता है नॉन बाय एसोसिएट्स कि कभी भी इंटरप्रिटेशन करनी है उस वर्ड के साथ जो कुछ और वर्ड लिखे हुए हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है
आप इन वर्ड्स को रेड करें, किस सेंस में रेड करेंगे? कॉमन सेंस मैनर में लेके चलिए। दो शब्द इकट्ठे हैं और कहने का मतलब है वर्ड्स क्या है? इकट्ठे हैं, कपल्ड है। कुछ वर्ड्स इकट्ठे हैं और इनका एक पैरेलल, एक क्या निकल रहा है? मीनिंग निकल रहा है। तो आप उसको वन सेंस में समझने की कोशिश करें। यहां पे इंशु ने दो केस स्टडी रेफर किए हैं। पहला है डॉक्टर डीएम सूर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस केस में बात होती कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट कोई भी जगह होगी जहां आप क्या कर रहे होंगे। एक चीज आ गई बिजनेस, कॉमा प्रोफेशन और ट्रेड। देखिए तीन वर्ड हैं, तो ये एसोसिएट वर्ड हो गए। अब मान लीजिए हमने इंटरप्रिटेशन निकालनी है कौन से वर्ड की? प्रोफेशन वर्ड की। तो इन तीनों वर्ड्स का अगर आप कॉमन फैक्टर लेके चलेंगे, कॉमन सेंस, तो आप देखेंगे क्या है? कॉमन थ्रेड है इनमें प्रॉफिट। लेकिन मान लीजिए कि डॉक्टर साहब के केस में क्या हुआ, ये एक प्राइवेट डिस्पेंसरी रन कर रहे थे और इनका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं था, मतलब एनपीओ था। तो क्या हम इसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि कॉमन थ्रेड प्रॉफिट इज मिसिंग। सेकेंड केस यहां पे है कमिश्नर ऑफ टैक्स है ये, वर्सेस सवॉय होटल। देखिए जैसे आजकल जीएसटी है, ये था परचेज टैक्स के ऊपर। आप टैक्स लगाते हैं, इस केस में क्या हो रहा था? मैन्युफैक्चर कर रहे थे आप, जिसे आप कहते हैं बीवरेजेस, आर्टिफिशियल जूसेस वगैरह कह लीजिए। तो इसमें प्रश्न ये था, क्या फ्रेश जूस, क्या उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फ्रेश जूस क्या होता है? फ्रेश होता है, अनस्वीटेंड होता है उसके अंदर। क्योंकि जो बेवरेजेस होते हैं, जो कैंड जूसेस होते हैं, उसके अंदर पहले से सारी चीजें क्या की होती हैं? मिलाई जाती हैं, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। इसके साथ वी आर टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, रिवीजन किया, उसी का हिस्सा है। इसे हम कहते हैं जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं, राइटिंग्स लिखी गई हैं बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो दो ऑथर की यहां पे बात होगी, एक जिनका नाम रहा है मिस्टर जोलोविक्स और एक है जिनका नाम है फिट्जराल्ड। तो इन लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस, फिलॉसफी ऑफ लॉ के ऊपर बहुत कुछ लिख के अपनी राइटिंग्स दी हैं। जोलोविक्स साहब ने इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड दो बातें कही। एक इन्होंने कहा कि भाई लिटरल, तो लिटरल कंस्ट्रक्शन हम पढ़ के आ ही चुके हैं, और एक इन्होंने कहा डॉक्ट्रिनल। लिटरल के अंदर पहली बात, आप लिटरल सारे जानते हैं, जैसे वर्ड्स दे रखे हैं, इसे हम कहते हैं एक्चुअल रूल ऑफ लॉ, जो लॉ वाकई में बना हुआ है। अब एक्चुअल रूल ऑफ लॉ किस तरह से बनता है? फर्दर दो बातें हैं, एक ऑथेंटिक, जो सरकार ने बनाया है, उसको हम कहेंगे ऑथेंटिक। एक है यूजुअल, आमतौर पे। तो आमतौर पे प्रीवियस केस जजमेंट को हम फॉलो कर लेते हैं। तो ऑथेंटिक का मतलब है जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, पार्लियामेंट, सरकार ने बनाया है। यूजुअल का मतलब हो गया अदर सोर्स, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है केस जजमेंट्स, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। तो केस जजमेंट भी भविष्य के लिए लॉ बनता है। तो एक्चुअल रूल है, क्योंकि एक में सरकार ने बनाया, एक में जजेस ने बनाया। डॉक्ट्रिनल का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिनल का मतलब होता है एक प्रिंसिपल ले डाउन करना, जिसका मतलब हो गया कि एक किसी मतलब सही तरीके से
जो मीनिंग है उसको डिस्कवर करना, एक सही मीनिंग निकल गया है तो एक प्रिंसिपल आपने ली डाउन कर दिया। तो इसके अंदर भी दो बातें आती हैं, एक है ग्रामेटिकल, ग्रामर, एक है लॉजिकल। तो देखिए, अगर मैं इस तरह से कहूं, ग्रामेटिकल को हम कहते हैं रूल ऑफ स्पीच, और जब लॉजिकल की बात हो रही तो लॉजिक तो लॉजिक है, इसका मतलब क्या हुआ, बियॉन्ड वर्ड्स, क्योंकि हमें इंसाफ देना है। तो रूल ऑफ स्पीच की सिंपल सी बात करें, देखिए अगर मैं लिख दूं x, y एंड z, तो अंडरस्टूड है यहां कॉमा का मतलब क्या हुआ, यहां कॉमा का मतलब एंड हुआ, क्योंकि आगे एंड लिखा है। अगर और लिखा होता तो हम कहते और हो गया। तो लॉजिकल है, हम बियॉन्ड वर्ड्स जा रहे हैं, जो हमने पहले भी बात की, लिटरल के अगेंस्ट होगा। फिट्जराल्ड साहब ने भी दो चीजें कही, एक इन्होंने कहा लिटरल, तो लिटरल इन साहब ने भी कहा। अच्छा, थोड़ा सा यहां ये कीजिएगा, यहां मैंने लिटरल लिख दिया है, आप इसको ये नाम दे सकते हैं, दैट इज लीगल। लीगल, लिटरल भी कह सकते हैं ताकि दोनों तरफ सेम लगे। तो लिटरल का मतलब सिंपल है, जो साफ लिखा है, जिसे हम कहते हैं वर्बल एक्सप्रेशन, जो साफ लिखा है, या लैटिन मैक्सिमम में इसके लिए वर्ड है लिटर लिगस। जो भी वर्ड्स लिखे हैं बस वहीं तक आपने सीमित रहना। और दूसरा हिस्सा है फंक्शनल, नाम से ही पता चला फंक्शनल का मतलब ही क्या है, लॉजिकल होना। तो फंक्शनल का मतलब है ट्रू इंटेंशन निकालना, बियॉन्ड वर्ड्स जाना। तो ये दो कह लीजिए ऑथर हैं, उनकी फिलॉसफी थी, उसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट एक छोटा मोटा इस तरह से प्रश्न बना सकता है। तो भाई इसके साथ मेरी तरफ से ये फास्ट रिवीजन समाप्त होती है। देखिए ये A4 शीट है बिल्कुल आपके रजिस्टर का, एंड यू कैन हैव अ लुक। साइज पहले बड़ा किया हुआ था ताकि आपको दिखे, मैंने पूरे 2 पेज के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर हैंड रिटन, कि अगर किसी ने चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो जल्दी से जल्दी, बच्चे हमेशा परेशान होते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लूं। भैया अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आधे घंटे के अंदर आप जस्ट ये 2 पेजेस पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। होप सो आपके लिए यूटिलिटी। थैंक यू, गॉड ब्लेस।